नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। आप जुड़ गए हैं विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से। जुड़ जाइए हमारे इस कार्यक्रम से। हर रोज दिन को 1 बजे किसी न किसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से जुड़िए। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर इस बातचीत में शामिल हो सकते हैं। हर रोज की खास विषय होता है हमारा, और आज का विषय हमारा ये है कि हमारे पड़ोसी देशों में जिस समय जो हलचल है, भारत के अलावा श्रीलंका में, नेपाल में और पाकिस्तान में जो हालात बन गए हैं, जो आर्थिक स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, कहीं वो अपने देश के लिए कोई खतरे की घंटी तो नहीं? क्या कोई संकेत मिल रहा है इस स्थिति से? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक, सामाजिक कार्यकर्ता चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी हैं। उनका बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। आज हम लोग कुछ अपडेट्स जो हैं, नए अपडेट्स जो आपको हम ये बताते चलें, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश से भाग गए हैं, वो मालदीव चले गए हैं। चर्चा ये जोरों पर थी कि उनको भगाने में भारत ने मदद की है और इसको लेकर एक नाराजगी श्रीलंका की जनता में थी। लेकिन भारतीय उच्चायोग ने, जो नेपाल में, श्रीलंका में हमारा जो दूतावास है, वहाँ से इस बात का खंडन किया गया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके भाग जाने के बाद पूरे देश में एक बार फिर से सारी जनता सड़क पर है। सड़क पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग आगजनी कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर संसद की तरफ, राष्ट्रपति भवन की तरफ और प्रधानमंत्री आवास की तरफ लोगों का रुख हुआ है। बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ रहे हैं, जिनसे पुलिस के साथ उनकी झड़प हो रही है और पुलिस जगह जगह उनको रोक रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने हालात को देखते हुए श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये अब से थोड़ी देर पहले ही हुआ है, इसलिए ये अपडेट्स आपको जानना बेहद जरूरी है। हम आपको ये बताते चले कि हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका की ये हालात क्यों हुए, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ और अपडेट्स आपको हम बताएं कि श्रीलंका की संसद में आज अंतरिम राष्ट्रपति के नाम का ऐलान होना है। कौन होंगे अंतरिम राष्ट्रपति, हम आपको संकेत देते हैं। वहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष, जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके प्रेमदासा, वहाँ के राष्ट्रपति होंगे। ये इस नाम की घोषणा उनकी पार्टी एसजेबी ने निर्विरोध रूप से उनको चुना है। समागी जाना वालवेगया ये पार्टी का नाम है, जिसके अध्यक्ष हैं प्रेमदासा अगले राष्ट्रपति होंगे। 20 जुलाई को श्रीलंका में चुनाव होने वाले हैं। 15 को संसद का सत्र बुलाया जाएगा और उनके नाम की घोषणा हो सकती है। वो अंतरिम राष्ट्रपति का ऐलान आज होना है। अब ये देखना होगा अंतरिम राष्ट्रपति का, लेकिन ये घोषणा हो चुकी है कि प्रेमदासा अगले राष्ट्रपति होंगे। एक और बात है, राष्ट्रपति के भाई पूर्व वित्त मंत्री वेसिल राजपक्षे एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन स्टाफ के विरोध के बाद उनको लौटना पड़ा। वो भागना चाह रहे थे। हैरानी की बात है कि जिस देश में लोगों को 2 जून की रोटी नहीं मिल रही, ये पूर्व वित्त मंत्री ने 1 करोड़ 13 लाख श्रीलंकाई रुपए की 4 टिकट अमेरिका भागने के लिए इन्होंने बुक किया था, जहां एयरपोर्ट के अधिकारियों ने उनका विरोध किया और फिर उनको जाने से रोका। ये इस समय श्रीलंका के हालात हैं। पाकिस्तान के हालात भी कोई इससे इतर नहीं है। हालांकि वहाँ राजनीतिक स्थिरता अभी इस तरह की कोई नहीं बढ़ी है कि वहाँ कोई भाग रहा हो देश छोड़ के, देश को उनके हालात पर छोड़कर लोगों को, लेकिन वहाँ पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़े हैं, महंगाई बेतहाशा बढ़ी है और इसके कारण लोग सड़कों पर हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। श्रीलंका में भी हालात यही है। श्रीलंका में भी महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। मुद्रा भंडार जो है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो बहुत तेजी से घटा है और इस कारण से वहाँ की जनता भी हलकान है। अपने देश में कल जो महंगाई दर की घोषणा हुई है वो राहत देने वाली नहीं है, तो बहुत खतरे की भी नहीं है। 17 दशमलव को ये अपने यहाँ जो महंगाई दर है वो, तो
क्या ये जो संकेत हमारे चारों तरफ, हमारे पड़ोसी देश ठीक हमारे उत्तर में बिल्कुल हमसे सटे हुए जो श्रीलंका है, क्षमा करें नेपाल है, नेपाल में जो स्थिति है उसका असर अपने देश पर जरूर पड़ेगा। अपने पश्चिम में जो पाकिस्तान है, बिल्कुल अपनी सटी हुई सीमा है, पाकिस्तान के जो हालात हैं उससे अपने देश पर क्या असर होगा, श्रीलंका में जो हालात इस समय राजनीतिक और आर्थिक दोनों हालात बिगड़े हुए हैं उसका असर क्या होगा, इसी पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। प्रियदर्शी जी से सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि श्रीलंका की ये हालात हुए क्यों, आप क्या समझते हैं, कैसे ये हालात बन गए वहाँ? इस पर आए उसके पहले कि ये जो कंट्रोवर्सी रात भर में, क्योंकि देर रात वो भागे हैं जी, ठीक है, और अब ये एयरफोर्स ने ये विज्ञप्ति निकाल करके स्पष्ट तौर पर बता दिया कि उनके फ्लाइट से वो गए हैं। एयरफोर्स के पास एक रशियन हवाई जहाज है AN-32, उस जहाज से वो भागे हैं, और एयरफोर्स की तरफ से ये कहा गया है कि ये कानून सम्मत उनको निर्देश मिला था, वो राष्ट्रपति थे, उसको फॉलो करके 1 घंटा में उन्होंने मालदीव पहुंचा दिया, ठीक है। तो वो थोड़ी देर के लिए शगुफा था कि इंडिया, क्योंकि इंडिया ने मदद किया और दूतावास ने उसका खंडन कर दिया, इसमें नहीं रही है। एकदम स्पष्ट बात है कि श्रीलंकाई सेना ने राष्ट्रपति को भागने में मदद किया और उनको आदेश मिला कानून सम्मत तरीके से, जो वो कह रहे हैं। अब इसमें है कि ये हालात कैसे पैदा हो गए। देखिए, एक बात पर इधर बात नहीं हो रही है कि श्रीलंका में खाद्य असुरक्षा जो है उसके पैदा होने की एक आकस्मिक वजह थी कि विदेशी फर्टिलाइजर या फर्टिलाइजर्स पर वहाँ रोक लगा दिया गया था, क्योंकि वो एक, जैसे हमारे यहाँ सिक्किम है, वह ऑर्गेनिक खेती करता है, 100% ऑर्गेनिक करने के चलते वो जी। श्रीलंका 100% ऑर्गेनिक करता था। सिक्किम का तो काम चल जाता है, इसलिए कि सिक्किम में सारी सब्जी, मैं गया हूँ हाल ही में गंगटोक से लेकर के ऊपर तक, तो सारी सब्जी जो है इधर सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी से जाती है, इसलिए थोड़ा बहुत वो लोग सब्जी उगा लेते हैं, तो ऑर्गेनिक है। राशन भी मैंने वहाँ का खास चावल लौटते समय खरीदना चाहा, तो जो दुकान था एक मार्केट में, सभी ने कहा कि अरे भाई ये चावल ले जाए। की आबादी 1896 में जितनी थी उतनी इंडिया की हो गई थी। तो ये बीज क्रांति से हुआ वो, और ये जो पेस्टिसाइड्स से हुआ वो रसायनों से हुआ, ठीक है, रासायनिक खादों से हुआ। कटमन की जगह पर 4 मन तो अभी हो रहा है आराम से। कटमन को बहुत, 1 कट्ठा में 1 मन बहुत माना जाता था, लिहाजा श्रीलंका ने एक ऐसे पाथ को अनुसरण कर लिया, और उसके बाद चूंकि वहां के शासक को जनता से मतलब नहीं है, एक विम्स आ गया तो ऑर्गेनिक खेती करने लगे। उसमें नीच ऊंच देखा जाता है कि ऑर्गेनिक खेती को हम धीरे धीरे प्रमोट करेंगे, सचमुच वायबल होगा, सस्टेनेबल होगा। थोड़ी सी जमीन है, हालांकि आबादी भी वहां 2 करोड़ से कम है, ठीक याद नहीं है, 1 करोड़ 80 लाख है शायद, 2.2 बिलियन, क्षमा करें, ये 20 करोड़ की आबादी है, 20 करोड़ की आबादी है श्रीलंका की, 20 करोड़ की आबादी है। अच्छा, ये दो होना चाहिए। आप मुझे जो ध्यान है वो 2 करोड़ आबादी है। अब देख लिया जाए इसको, आप वेरीफाई कर लीजिए इसी कार्यक्रम के बीच में श्रीलंका की आबादी कितनी है। इसी कार्यक्रम को स्टूडियो से मांग लीजिए सूचना, क्योंकि ये तो फिर एक बहुत बड़ा 10 गुना का अंतर हो जाएगा। तो श्रीलंका की आबादी थोड़ी सी है, और वहाँ भी खाद्य संकट पैदा हो गया। उसके बाद एक और बात हुई कि श्रीलंका में ऋणम लेवेत घृतम पीवेत, ऋण लेके घी पीने का राजनेताओं में एक ही परिवार के लोग बहुत सारे पद पर, वो विदेश मंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है, एक ही परिवार के लोग। ये सब करें, अपने दर्शकों को ये बताते हैं, जो कि बातचीत में ये लिखने में कोई कंफ्यूजन हो गया। 2 करोड़ 13,57,000 ये वहाँ की कुल आबादी है। तो ये अभी चूंकि हमें मिल गया है, तो ये आपको ये मैं ये ठीक बात है रवि जी, स्पष्ट हो गया। श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ है, छोटा सा टापू देश है, ठीक है। वह मैंने बाद में नेपाल और पाकिस्तान पर आएंगे। सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश इन तीनों में, इंडियन सब कंटिनेंट में इन तीनों के अलावे और आ जाता है बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान। इंडिया तो है ही, तो इंडिया में तो हम हैं। हम लोग पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं, तो पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन अभी जो तात्कालिक तौर पर जो डिस्टर्बेंस हुआ है तो वो श्रीलंका पर आप बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ, यही कारण है कि वहाँ पर फूड ग्रेन्स
मैंने खाद्यान्न उत्पादन इस पर निर्भरता हो गई, और आप ऐसे ही ढेर सारा कर्जा ले लिए थे। आपने आसान शर्तों वाले कर्ज का भी इंतजार नहीं किया, बहुत ही कठिन कर्जों को ले लिया, चीन से ले लिया। चीन मोगल की तरह बर्ताव करता है। चीन ने कर्ज के बगल में एक श्रीलंका में, छोटे से देश में, अपना यार्ड बना लिया समुद्र के किनारे, जमीन लेकर के, थोड़ा सा कुछ एकड़ ही जमीन है, लेकिन एक देश के अंदर एक दूसरी सेना के लिए यार्ड बन गया। इस तरह का चीज मजबूर होकर के इन लोगों को करना पड़ता, बड़ा कोई देश ऐसा नहीं करता है। तो श्रीलंका में एक आत्ममुग्ध बेगैरत राजनीति के विकास से हुआ है, और जो विकल्प निकल रहे हैं जनता के पास, मैं ऐसा भी मानता हूं कि जनता मोटे तौर पर संविधान सम्मत लड़ाई लड़ रही है। जनता की लड़ाई को नेतृत्व कोई एक ऑटोक्रेटिक ग्रुप नहीं कर रहा है। सैनिक तानाशाही की तरफ श्रीलंका अभी तक जाता हुआ नहीं दिख रहा है, डेमोक्रेटिक सेंस है। और जब ज्यादा संख्या में लोग आ गए हैं और गांधी जैसा कोई नेता नहीं है, तो उसमें जहां तहां जलाने वलाने की घटना हो रही है। लेकिन तब भी मोटे तौर पर राष्ट्रपति भवन, जहां बहुत ज्यादा वैभव है और लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतना वैभव से इस गरीब देश में लोग रहते हैं। हालांकि ये दावा कुछ दिन पहले किया जाता था कि श्रीलंका ने, पाकिस्तान ने और इन देशों ने भारत से अच्छा विकास दर हासिल किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीलंका एक बहुत बड़े ऋण जाल में फंस करके ऐसी स्थिति में पहुंच गया है। पैसा नहीं है, इनके राजनेताओं के पास पैसा है, जो भी पैसा इनके पास है, जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के तौर पर डॉलर इत्यादि, ये सब इन लोगों के पॉकेट में चला गया है। और श्रीलंका के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट है, उसको दुनिया से कुछ चीज मंगाने के लिए पैसा नहीं है, और अपने देश में मंदी है। तो इसमें से करते करते काफी समय से जनता ने ऐलान दिया है, और ये इतना बेगैरत लोग हैं कि इन लोगों ने कोई इमरजेंसी डिसीजन भी नहीं लिए, और इसमें से ये स्थिति पैदा हो गई है श्रीलंका में। और चीजें महंगी हो गई हैं, पेट्रोल वहां लाना मुश्किल है, खरीद ही नहीं सकते हैं, इसलिए पेट्रोल की किल्लत है, और किल्लत की वजह से बहुत ज्यादा दाम है। ठीक है, परेशानी बढ़ गई। हम आपको ये बताते चलें कि $2.2 बिलियन ये मुद्रा भंडार जो श्रीलंका का है वो घट के हो गया है। 2018 में ये 6.9 था, तो मैंने आधे से भी नीचे 2.2 पर पहुंच गया है। ये श्रीलंका के आर्थिक हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। ये कैसा डाटा? आईएमएफ का डाटा, आईएमएफ का, ये आईएमएफ का डाटा हम आपको बता रहे हैं। दूसरे तरह की चीज है, वो हम आपको ये बता रहे हैं कि मुद्रा भंडार नहीं होता है, एसडीआर होता है, फॉरेन करेंसी का जो क्रेडेंशियल होना चाहिए। तो इंडियन रूपी जो है दे करके हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सामान नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए आईएमएफ जो है वह आपसे शर्तों पर आपके रुपए के बदले में इंटरनेशनल करेंसी देता है। इसके लिए एक संस्थान बना है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के लायक कितना इनके पास स्टॉक है, 1/3 हो गया है। तो अपना मुद्रा भंडार तो ये अच्छी जानकारी प्रियदर्शी जी ने दी। हम आपको ये बताते हैं 12 तारीख को, मैंने कल ही श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया शर्तों के साथ कि उनको जाने दिया जाए, और 13 तारीख को संसद के स्पीकर महिंद्रा थापा अभयवर्धने को ये सौंपा जाना था, और आज ही ये सौंपा जाना था। लेकिन देर रात ये पता चला कि उनको सेना के उससे जाने दिया गया, और अब ये उनको सौंपा जाता तब तक लोग सड़कों पर हैं और आपातकाल की घोषणा हो गई है। श्रीलंका के ये हालात हैं। अभी कुछ चीज़ें जो हम आपको ये बताना चाहेंगे, पाकिस्तान में भी कुछ इसी तरह से हालात बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 209 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं। जनता पर अगर ये हम आपको बोले कि आईएमएफ की जो बात हो रही थी, तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $6 अरब की मदद पाकिस्तान चाहता है। विदेशी मुद्रा भंडार पाकिस्तान का घटकर उसी तरह से, जैसा हमने कहा कि बहुत तेजी से घटा है। रुपए की वैल्यू घटी है। रुपए की वैल्यू जो है पाकिस्तान का डॉलर के हिसाब से 206 रुपये हो गया है। तो ये स्थिति पाकिस्तान की है। इमरान खान जो नए प्रधानमंत्री हैं, शाहबाज शरीफ, उन पर लगातार हमले बोल रहे हैं कि ये नई सरकार ने देश को इस हालात में ढकेल दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब से शहबाज शरीफ की सरकार बनी है 2 बार 40%
या 60 रुपए, 2 बार बढ़ाए गए, जिससे हालात और बिगड़ते गए और महंगाई दर इस समय पाकिस्तान की 30% है। तो ये बेहद ही खराब स्थिति है। पाकिस्तान में दोनों शाम का भोजन लोगों को मिल पाए, इससे मुश्किल है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे महंगाई तेजी से बढ़ रही है और लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान के भी हालात ये हैं। पाकिस्तान के बारे में जो मोटी मोटी जानकारी अगर आप दर्शकों से शेयर करना चाहें तो बातचीत कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान का सबसे जो अभी बात नहीं आ रही, जो रोज आना चाहिए कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान का है नहीं, ठीक है, इसलिए वहाँ एक अलग सरकार उनको चलानी पड़ती है और वो विवाद में है। वो कश्मीर का जैसे विवाद करते हैं, तो खुद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान के शासक चीन के नाम बैय कर देने का, टेक्निकली मैं भूल रहा हूं कि किस तरह से कर देंगे, वो लीज आउट कर देंगे, चीन को देने की तैयारी कर रहे हैं। इतना ऋण जाल में वो फंस गए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का संकट, और ये ऐसा देश है जो भारत से अलग हुआ और अलग होने के बाद वहां के लोगों में माने एक अलग आइडेंटिटी का बहुत तीव्र बोध था, बहुत तीव्र बोध था। लेकिन अभी क्या है कि ये लोग गंवा चुके श्रीलंका, वहां के शासकों की नीति की वजह से, कि पूरा श्रीलंका के इलाके बांग्ला भाषी के लोग थे और इधर के लोग उर्दू और पंजाबी बोलते थे। वो चेक करो, वो बांग्लादेश की बात आप कह रहे हैं। हाँ, बांग्लादेश अलग हो गया। मतलब श्रीलंका पश्चिम, ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो था, तो पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश था वह अलग हो चुका था। और अभी ये जो एक भ्रम पालते थे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, वो चीन को देने वाले हैं। उसका कोई उनका माने, वो चूंकि अगर वहां की सिचुएशन को चीन को देकर के बर्बाद करेंगे तो वो जो है वो पत्ते उनको भी हवा देंगे, वही पत्ते हवा देने लगे उनको भी बर्बाद करेगा चीन जैसा देश। तो माने पाकिस्तान की स्थिति है। दूसरी बात और छोटा सा, कि पाकिस्तान में भोजन का संकट कह रहे हैं। पाकिस्तान में सारी जमीन इन राजनेताओं ने, बहुत सारी जमीन तो नहीं कहेंगे, खरीदा है। और जब ये प्राइम मिनिस्टर हुए, जब बेनजीर हुई थी, तब जब इनके जो रिश्तेदार हैं शहबाज के, नवाज शरीफ हुए थे, तब मैंने मेकिंग मनी लाइक एनीवन, कैसा परमानेंट मनी, जमीन के रूप में। हजारों एकड़ जमीन के मालिक हैं यहाँ राजनेताओं के। और वहां पर जो लोग हैं वो हवेली से रोटी आएगी तो रोटी खाएंगे, रोटी पर खटते हैं। उनका कोई ह्यूमन राइट नहीं है। उनका जो जनगणना में अंकन होता है वो जमींदारों की मर्जी होती है। उनका आर्थिक स्टेटस जो वहाँ सैंपल सर्वे वगैरह पाकिस्तान में होता है वो जमींदारों की मर्जी है। इसलिए वहाँ पर डेटा भी सही नहीं मिलता है पाकिस्तान में, भारत जैसा कोई नहीं है। तो उस देश में इन लोगों ने पाकिस्तान को, लगभग बड़े पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। ये राजनेताओं की स्थिति। हाँ, ये राजनेताओं ने, और उसी में से आकर के ये हुए हैं। तो अब नवाज शरीफ, इसके पहले शहबाज शरीफ के पहले इमरान खान थे। इमरान खान ने कौन कसर छोड़ी थी बर्बादी की तरफ। ये सब जो चीन घुसा है वो इमरान खान के समय का सब किया दिया है, उनके करतूतों का परिणाम है। तो पाकिस्तान चाहे अपनी आइडेंटिटी को इंडिया के खिलाफ इतना खड़ा करता हो, लेकिन अब इंडिया के बगल में रह करके डिस्टर्ब करता था, अब वो स्टेटस भी उसका नहीं रह जाएगा अगर वो मजबूर होकर के चीन को दे दे। तो पाकिस्तान को इन लोगों ने बर्बाद किया है, रुइन किया है। विदेशी मदद पर निर्भर रहते थे और विदेशी मदद धीरे धीरे पश्चिमी देशों का, अमेरिका का घटता चला गया, वो नाराज हो गए। तब ये चीन के पास बिना सोचे समझे गए, चीन से कई परियोजनाएं लिए, कर्ज लिए, और वो सब बातें पिछले दिनों विमर्श न्यूज में मैंने पढ़ा है, ये आते रहा है और अन्य जगहों पर भी आते रहा है। तो पाकिस्तान भी एक बर्बादी के चलिए, अपने पड़ोस में दो देशों में हालात इतने बिगड़ गए हैं। हम प्रियदर्शी जी से ये बातचीत कर रहे हैं कि क्या इन दोनों देशों में जो हालात हैं उसका असर अपने देश पर भी कुछ होगा? आपको क्या लगता है? हम लोग नेपाल पर भी आ जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, तो चलिए नेपाल पर बातचीत। अपने देश पर होगा। नेपाल में भी हालात यही हैं, महंगाई दर बढ़ते जा रही है, वहाँ पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हालांकि नेपाली रुपए के हिसाब से 170 रुपए, तो भारत के रुपए के हिसाब से 106-105 रुपए ही पेट्रोल की कीमत वहाँ भी है। लेकिन वहाँ के हिसाब से पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। विदेशी मुद्रा भंडार जो 975 करोड़ मैंने घट के जो हो गया, ये पहले 2021 में, पिछले ही साल ये 1175 करोड़ था, जो घट के 975 करोड़ हो गया है। गैर जरूरी आयात पर वहां की सरकार ने रोक लगा दी है। इसके कारण विदेशी गाड़ियां 300
से ज़्यादा लग्जरी वस्तुएं, सोना, कॉस्मेटिक, ये सब अब वहाँ इंपोर्ट नहीं हो सकता, माने आयात नहीं हो सकता। शेर बहादुर देउबा की सरकार ने भारत और चीन दोनों ही देशों से मदद की बात की है। दो दौर की बातचीत दोनों देशों से उनकी हुई है। महंगाई दर वहाँ 7.14% है, जो 6 साल में, माने ये 67 महीनों की बात है कि ये पहली बार इतनी अधिक महंगाई दर नेपाल में है। नेपाल से भारत का बेटी रोटी का रिश्ता रहा है, हमेशा से एक अच्छा संबंध भारत और नेपाल का रहा है, और एक खुली सीमा भी है अपने दोनों देशों के बीच। तो लोग ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी भारत आया जाया करते हैं। इस समय जो नेपाल के हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। नेपाल के हालात पर चर्चा हम लोग करें, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या इन देशों में जो घट रहा है, क्या उस पर, अपने देश पर भी कुछ असर पड़ेगा। तो नेपाल के बारे में, नेपाल तो चूंकि एक छोटा देश है, हमारे साथ उनका बहुत संबंध है, लेकिन वहाँ भी हालात बिगड़ रहे हैं। हाँ रवि रंजन जी, नेपाल जो है वैसे छोटा देश है, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा बिहार, उसका जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ तक लंबाई में फैला हुआ है। चौड़ाई कम है लेकिन पहाड़ी है और आबादी कम है, ठीक है। एरिया उसका कोई कम नहीं है, काफ़ी एरिया है। और इन दो राज्यों की आबादी मिला करके मतलब 35-36 करोड़ हो जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार का 35-36 करोड़ से भी ज़्यादा, ठीक है, हो जाता है। उस तरह से वहाँ आबादी नहीं है, लेकिन वह विपन्न है। और अभी मधेशियों के प्रति सौतेला बर्ताव, मैंने चुनाव सम्मत जब सरकार बनी है तो की बात हो रही थी, लेकिन पहले जो जितने भी साहित्य हैं उसमें नीचे लोगों के पास धन धान्य था और वो मधेसी लोग थे, और ऊपर पहाड़ के लोग जो हैं काफ़ी कठिनाई में थे, लेकिन पावर उनके पास आया है, ठीक है। तो नेपाल, अब जहाँ तक कीमत की बात है, तो कीमत ऐसा नहीं है कि हमसे थोड़ा ही ज़्यादा है, हमसे काफ़ी कम था। और वो टैक्स हमारे यहाँ तो कृत्रिम तरीके से पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है, जितना कीमत है उससे ज़्यादा टैक्स लगाया गया है। थोड़ा बहुत एक्साइज ड्यूटी में कम किया गया, तो थोड़ी जो है राहत इधर के दिनों में, मतलब चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले तक स्थिर था और उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद भी थोड़ी राहत मिली है, ठीक है। लेकिन नेपाल में लोग जाते थे और वहाँ से तेल भर करके, टैंक भर करके आते थे, ठीक है। उस हिसाब से ये आकस्मिक है पेट्रोल की कीमत। और वो पहाड़ में दूसरी बात है कि यहाँ से जो हम नेपाल भी गए हैं और पाकिस्तान भी गए हैं, पाकिस्तान तो बहुत कम, ठीक है, 1 वीक के लिए गए हैं, लेकिन हम जो भी घट रहा है उसको जाए बगैर जितना समझते थे, और जब वहाँ से हो के आए वहाँ के लोगों से, वहाँ के परिवेश में, तो उसमें अंतर होता है। और मैं क्या पूरा नेपाल के बारे में बताऊंगा और पाकिस्तान के बारे में बताऊंगा अपना ओपिनियन, लेकिन जो आम लोग अंदाज़ा लगाते हैं उसमें थोड़ा उनके अंदाज़ा लगाने की क्षमता बढ़ सकती है, उसी रूप में मैं बातें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका जो नेपाल है, नेपाल में अभाव, गरीबी, अपना मौलिक चीज़, पाकिस्तान में भी अपना कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लगभग नहीं है, उसका जिक्र करते तो उस समय बात होती, और अपना उत्पादन नहीं है। और हम जो नेपाल गए हैं कई दफ़ा और काठमांडू तक गए हैं, उसमें सब बार हम एक सामाजिक राजनीतिक कर्मी के दौर पर गए हैं, वहाँ से इनविटेशन मिलने पर गए हैं, काफ़ी लोगों से मैंने बात किया है। तो वहाँ पर मैंने उनका अपना क्या खास प्रोडक्ट है, बहुत रेयर, ठीक है, सब इधर से जाता है, ठीक है। तो नेपाल भी एक संकट में है। देखिए अभी वहाँ जनतंत्र आया, राजतंत्र था, तो उसके संतरास से लोगों की आकांक्षा बढ़ी और उनको राहत मिलनी चाहिए थे, उसकी जगह पर ये संकट का दौर है। और चीन और इंडिया से जो उन्होंने मदद की मांग की है उसमें भी अंतर है। भारत ऐतिहासिक तौर पर नेपाल से बहुत मिला हुआ है, लोग आते जाते हैं, बॉर्डर खुला है, लेकिन आज नेपाल का कोई भी विश्लेषक जानता है कि चीन जितना स्पष्टता के साथ कुछ मदद कर देता है, चीन के ब्यूरोक्रेट जो डिसीजन लेते हैं ऑनर होता है, भारत से जो कुछ निकल के लिए होता है उसमें भाई भतीजावाद, उसमें तरह तरह का चीज मिला जुला करके मैंने भारत के मदद के बारे में वहाँ जो सूझबूझ वाले लोग हैं, वो लोग भी जो भारत के ही मूल से जाकर के नेपाल में अच्छे पदों पर हैं, सब लोग संदेह करते हैं। और चीन, मैंने ये बात मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ, मैंने हाल में लोगों से बात भी की है। तो उस तरह से कहना चाहते हैं कि नेपाल एक ये जो जनतांत्रिक प्रणाली है, उस प्रणाली से जो आकांक्षाएं हैं उसको बिट्रे करने का ये अभी का सूरत हाल है।
लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी और बिट्रेड हुए वे लोग। तो चलिए, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ये 3 पड़ोसी देश भारत के, जहां पर हालात धीरे धीरे, श्रीलंका में तो बेहद खराब हालात हो गए हैं, पाकिस्तान में स्थिति अभी वही बनने जा रही है, श्रीलंका अभी, क्षमा करें, नेपाल अभी कुछ ठीक स्थिति में है, पर हालात वहां भी बिगड़ते जा रहे हैं। हम लोग बातचीत के विचार बिंदु पर ये इसको ले आना चाहते हैं कि क्या इन हालात का अपने देश पर भी कोई असर पड़ सकता है, क्या भारत पर इसका कोई असर पड़ता आप देख रहे हैं? देखिए, एकदम अलग ढंग से भारत था, इसकी बहुत विश्वसनीयता थी। श्रीलंका में जब तमिल भाषा को भी दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दिया जाए, तो श्रीलंका के अस्तित्व में आने के 2 साल के अंदर से ही वहाँ के शासक जो हैं वो सांप्रदायिक और भाषाई विभेद के ऊपर चले, और उन्होंने सिंगली के अलावे मैंने तमिलों को, जो कि इतिहास से भी वहाँ तमिल हैं और इधर से इन्फ्लेटेड तमिल भी हैं, दोनों की आबादी अलग अलग जोड़ी जाती है, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने इस पर काफ़ी लिखा है। तो श्रीलंका में अभी ये कह रहे थे कि वहाँ पर भाषा की नीति, सिंगली लादना, तमिल आबादी का अच्छा खासा अंश होना और सब पर सिंगली लादना, या बौद्ध धर्म के लोग, जो कि प्रकृति से शांत और रैशनल धर्म के रूप में है, लेकिन बौद्ध धर्म अनुयायी को सांप्रदायिक समर्थन को तेज करने के लिए लगातार कई शासकों के द्वारा, माने 1983 से अब तक सांप्रदायिक पथ पर चलना, उससे भारत एकदम अलग रहा है। हालांकि 1983 में जो दंगा रचाया गया, उससे सबक भारत लिए रहता तो भारत में भी गुजरात राइट इस तरह से नहीं होता। तो एक तो ये हुआ कि हम लोगों ने मैंने अपने पड़ोसी देशों से बुरी बातें सीखी, तो सीखी या न सीखी, उन्हीं मिलती जुलती बातें की, वो ये था। और एक बात बहुत अच्छा किया कि जब हिंदी यहाँ आरोपित किया जाना था राष्ट्रभाषा के तौर पर, तब भारतीय भाषाओं में से खास तौर पर तमिल और द्रविड़ भाषाओं ने उसका विरोध किया। तो भारत बहुत वाइज था, न पाकिस्तान की तरह अड़ा, न श्रीलंका की तरह अड़ा, बल्कि उसने कह दिया कि भाई हिंदी भी एक संपर्क भाषा रहेगी और इंग्लिश भी रहेगी, और अन्य भाषाओं का स्थान होगा, अपने राज्य में वो लोग कर सकेंगे, तो हिंदी इम्पोज नहीं किया गया। तो यहाँ भाषा नीति बहुत अच्छी रही, यहाँ पर मतलब एक बहुत ही जनतांत्रिक परंपरा रही। एक सिरे से 3, 4, 5 बात मैं कह नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी बात से आप समझ सकते होंगे कि इन देशों में माने अभी जो जनतंत्र बन रहा है वो डायलेमा में है। वहाँ एक अच्छी प्रणाली है आपको नेपाल में, वो क्या है कि कुछ आधे से अधिक सीट जो है वो डायरेक्ट फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हैं, घुड़दौड़ में जो पहला पहुंच गया वही जीता, और उसके ठीक बाद वाला 3 सेकंड पहला वाला हार गया, सभी हार गए। सभी लोगों को मिलाकर के बहुत ज्यादा वोट है, लेकिन जीता हुआ जो है जीत गया 30% वोट पर। तो फास्ट पोस्ट द प्रणाली से भी होगा, लेकिन एक और है कि जिन दलों को बहुत वोट मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ मायावती को मिल गया था, देश भर में मिल गया था, लेकिन उनको जयललिता से कम सीट मिला चूंकि उनका देश, तो वहाँ एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन प्रणाली से भी होता है नेपाल में, ठीक है। तो कुछ सीट हर दल के लोग सब हार भी जाएं और एक ही दल जीते या 2 दल जीते, तो उनको कुछ सीट पीआर प्रोसेस से मिल जाता है, उनके सारे मतों को जोड़ करके उसी अनुपात में उनको सीट नॉमिनेट करने के लिए दिया जाता है, और लिस्ट में से जो उनका पहला लिस्ट है हो जाता है। तो एक तरह से बढ़िया डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश की, लेकिन इमेच्योर हाथों में चला गया। उनके सारे राजनेता इस इंतजार में रहते हैं कि भारत का कोई राजनयिक, भारत की कोई संस्था उनको गोद ले ले, अडॉप्ट कर ले, मैंने पैसा के लिए। तो श्रीलंका मैंने इसी तरह से चीन के साथ भी उनका वही बर्ताव रहता होगा। तो ये कह करके हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो है उनके मुकाबले साउंड है, लेकिन रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, अगर उसके थोड़े भी रिफ्लेक्शन आ रहे हैं तो हमारे उनमें बहुत अंतर था। तो अंतर अगर थोड़ा भी पड़ रहा है तो चिंताजनक है। जैसे कि यहाँ महंगाई है, तो महंगाई कोरोना जनित था, वहाँ तक हम मानते हैं। उसके बाद जो है नीतियों जनित महंगाई है, तो ये चारों देश में बराबर है, और निश्चित तौर पर मैंने हमारे से ज़्यादा है इन देशों में। तो चलिए, अपने देश में बहुत ज़्यादा इसका असर होगा, ये देखने को है। अलग अलग दोनों ही देशों में उनकी नीतियाँ और हमारा लोकतंत्र जो है इसकी जो खूबसूरती है वो दूसरे देशों में वो उस तरह से खूबसूरत नहीं है, और इसलिए ये मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि श्रीलंका के हालात पर हमारी नज़र है। हर रोज़ कुछ न कुछ नया अपडेट हो रहा है। अब से कुछ ही देर के बाद
नए राष्ट्रपति के नाम की घोषणा हो जाएगी, अंतरिम राष्ट्रपति के नाम की घोषणा। और अब से मैंने 20 जुलाई को कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, लेकिन हालात पर वहाँ की सरकार ने बहुत अच्छे तरह से काबू किया है। लोग भी माने राष्ट्रपति भवन में घुसे लोगों ने अपने से राष्ट्रपति भवन की सफाई की और उसको ठीक किया और उसको सुरक्षित रखा। ये लोगों की बेहद माने उनकी यह खूबसूरती है कि लोग अपने देश को ठीक रखना चाह रहे हैं। वहाँ लड़ाई चल रही है, जो जिन चीज़ों के लिए वो लड़ाई उसमें वो विजयी हों, इस शुभ भावना के साथ हम आज अपनी बातचीत यहाँ ख़त्म करते हैं। लेकिन ये बातचीत यहाँ ख़त्म नहीं होगी। आप भी नज़र रखिए पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के हालात पर हम आगे भी कोई और बातचीत कर सकते हैं। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर भेजिए आप बातचीत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हम आज के लिए बस इतना ही। आपसे ये आग्रह करते हैं कि विमर्श न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।